मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। इस चैप्टर में हम लोग रिसोर्सेज को ही कंटिन्यू किया गया है और एक स्पेशली लैंड और सॉइल के लिए चैप्टर दिया गया है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि लैंड एंड सॉइल एक रिसोर्सेज के रूप में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है और इस चैप्टर में हम लोग ओनली सिर्फ उसी पे जो है चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने पहले ही आप लोग को बताया हुआ है कि व्हाट द मीन्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स विच फुलफिल आवर नीड्स, आवर रिक्वायरमेंट। देन यू नो हाउ द लैंड इज यूजफुल फॉर अस। आई थिंक यू नो ऑल हाउ इज लैंड यूजफुल टू अस। You know that land is used for construction of road, building, railway, agriculture, grazing of animals, mining, industries। ये सारी चीजें आपको कहाँ दिखती हैं? Everything is placed on land। हम लोग रोड बनाते हैं। आज हम लोग यहाँ से कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं, आसानी से चले जा रहे हैं ड्यू टू लैंड। आज हम अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं ड्यू टू लैंड। अगर हम लोग देखा जाए, आज ट्रेन में बैठते हैं, अगले सुबह हम लोग 2500 किलोमीटर दूरी पे जो है वह पहुंचे हुए रहते हैं। रेलवे ट्रैक कहाँ लगा हुआ है? लैंड पे। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग को लैंड के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर, आज हम लोग जो भी खाते हैं वह सारे चीज हम लोग को कहाँ प्राप्त होता है? लैंड से प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के लिए चारा की जरूरत जो है हमें लैंड से पूरा होती है। बहुत सारे माइनिंग इंडस्ट्रीज, तो ये सारी चीजें कहाँ से मिल रही है? लैंड से मिल रही है। सो नाउ यू ऑल क्लियर दैट लैंड इज अ यूजफुल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन बीइंग्स। सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो है लैंड जो है एक बहुत ही यूजफुल रिसोर्सेज है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। भाई ये तो समझ लीजिए कि हाँ, लैंड जो है एक हमारे लिए जो है रिसोर्सेज के रूप में है। अब यहाँ पे देखिए, पूरे वर्ल्ड में हम लोग मैप देखते हैं, पूरे वर्ल्ड का जो मैप देखते हैं तो उसमें तो हम पाएंगे क्या कि अगर टोटल एरिया निकाला जाए तो उसमें हम देखेंगे क्या कि ओनली 30% जो है एरिया हम लोग का अर्थ का सरफेस है। यानी कि पूरे में जो है 30% की जो है वह क्या है? लैंड है। और उसमें भी सारे जो है वह हैबिटेबल नहीं है। अब क्या कारण है ये भी आप समझ सकते हैं। अब देखो, मान लिया जाए कि हम लोग लैंड एरियाज के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसमें बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो पहाड़ी इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो दलदली इलाके में पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे जहाँ पे फॉरेस्ट होगा। तो क्या ये सारे हमारे लिए हैबिटेबल है? तो नहीं। तो एक तो हमारे पास 30% है, ऊपर से पूरा क्या है? हैबिटेबल भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये समझे कि जो पहले की अपेक्षा थी और वो आज की, वह कुछ समय से बीतते बीतते चेंजिंग हो रहा है। अब ये रीजन क्या हो सकता है चेंजिंग का? आप ये भी जरा समझ लीजिए। अब कैसे चेंजिंग हो रहा है? सपोज कीजिए, पहले के लोग कहाँ रहते थे? जैसे रूप से हम लोग ये समझ रहे हैं कि जंगल में रहा करते थे। अब वो जंगल में रहते थे तो क्या किया करते थे? कैसे एग्रीकल्चर किया करते थे? तो तुम लोग को 7th क्लास में झूम खेती के बारे में याद होगा। वहाँ पर हम लोग देखे थे क्या होता था कि कुछ एरियाज को लोग साफ करते थे और वहाँ पर बुआई होता था। उसके बाद फिर वह फसल काटने के बाद फिर उसको छोड़कर चले जाते थे दूसरे जगह, फिर कुछ छोटा सा एरिया साफ किया करते थे। लेकिन अब आज की स्थिति क्या है? आज जो दिन पे दिन पॉपुलेशन बढ़ते गया, डिमांड बढ़ते गई, जिसके चलते इसका यूजिंग में भी जो है पहले की अपेक्षा जो प्रोपोर्शन था लैंड का और जो दूसरे मेजर्स का, उसमें अभी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि लैंड जो है हमारे लिए बहुत कुछ देता है। तो क्या सभी जगह एक ही पॉपुलेशन होते हैं? तो इसका भी जवाब हमें मिलेगा नहीं। पॉपुलेशन भी जो है वो अनइवनली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉपुलेशन जो है हमारा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों? कारण क्या है? यहाँ पे 5 जो रीजन्स हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ज़्यादातर लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं। तो इसका 2-3 हम लोग को फैक्टर जो है हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर ये होना चाहिए भाई कि वहाँ पे एग्रीकल्चर होना चाहिए।
वहाँ पे वाटर की एबिलिटी होना चाहिए, वहाँ का क्लाइमेट जो है हमारे लिए सुटेबल होना चाहिए। तो इस तरह से 2-3 फैक्टर्स हैं जो हम ये फाइंड कर सकते हैं, और वहाँ पर हम देखेंगे कि पॉपुलेशन क्या होता है, ज़्यादा डेंस होता है। बाकी कुछ इलाकों में जो होता है वो डेंस नहीं होता है, तो वो रीजन के रूप में हम ये समझ सकते हैं। जैसे कि स्टीप माउंटेन एरिया, वहाँ पर हम कम लोगों को देखेंगे क्योंकि वहाँ पे मकान बनाने में प्रॉब्लम होगी, एग्रीकल्चर करने में प्रॉब्लम होगी, जिसके चलते क्या होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन जो होगा वह कम होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लो लेइंग एरिया, अब ऐसा एरिया है वहाँ पे वाटर जो है वो फ्लो नहीं कर पा रहा, दूसरी जगह पे जा नहीं पा रहा, तो वैसे जगह पे भी रहना गड़बड़ होगा। उसके बाद यदि वहाँ का जो टोपोग्राफी है अगर वो अच्छी नहीं है, हमारा जो जोग्राफिकल भौतिक जो एरिया है वो अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे भी हम नहीं कर सकते हैं। डेजर्ट एरिया की बात करें तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो हमारे एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, वाटर की कमी होती है, जिसके चलते वहाँ पे भी पॉपुलेशन जो होगा कमी होगा। घना जंगल हो जाए वहाँ पे भी पॉपुलेशन कम हो जाएगा। तो ये ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए हम लोग एक छोटी सी बात बताएंगे आप लोग को, एक रिवर वैली, पहले से ही शुरू से लोग जो है नदियों के किनारे बहुत ज्यादा बसते थे। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब सीनियर क्लासेस में जाएंगे आप लोग तो इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे। तो पहले के लोग नदियों के किनारे जो है वो अपना शेल्टर बनाते थे। अब रीजन क्या था, पानी मिल गया, पानी मिल गया, बगल में जमीन है, तब उस रिवर से एग्रीकल्चर हो गया, तो अब हमें खाने के लिए भी मिल गया और पीने के लिए भी मिल गया। हवा प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिवर वैली में रहते थे। आज आप लोग देखिए कोई भी एक ऐसा जगह का नाम सोचिए जहाँ पे नदी चल रहा हो और उसके किनारे के बसा हुआ जो सिटी होगा वह एक बिग सिटी के रूप में इस्टेब्लिश हो चुका है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसके चलते अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है जो वह पॉपुलेशन का हुआ है। और भी कुछ कारण है, फिजिकल फैक्टर्स हैं जिसके चलते भी जो है हमारे यहाँ का जो है ये पॉपुलेशन जो है वह हैबिटेबल हर जगह नहीं है। अब जैसे इसके लिए हम लोग कुछ फिजिकल फैक्टर यहाँ पर देख लेते हैं, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सॉइल कवर। अब सॉइल कैसा है, मान लीजिए हमारे पास पानी की व्यवस्था हो गई, लैंड एरिया भी है, लेकिन वहाँ का सॉइल जो है वह हमारे एग्रीकल्चर करने लायक नहीं है। अब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो क्या हम वहाँ पर रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब उसका हम प्रयोग किस रूप में करेंगे, ये उस पर डिपेंड करता है कि हमारा सॉइल जो है वो किस रूप में। इसके बारे में हम लोग जब सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे तो और डिटेल में इसके बारे में जानकारी आप लोग को दी जाएगी कि सॉइल पे भी जो है उसका वहाँ के लोगों को रहना और वहाँ पे कोई दूसरे उपयोग में उसको लाना, ये उस पर डिपेंड जो है वह करता है। रॉक्स और मिनरल्स का भी यही है, अगर पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर हमें रॉक्स और मिनरल्स ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को बसाकर नहीं बसाएंगे, बल्कि उसके बदले में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे माइनिंग का काम करेंगे, इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास ड्रेनेज ऑफ लैंड व्यवस्था जो है अगर वह सही रहा तो वहां पर लोगों को बैठाया जा सकता है। एबिलिटी ऑफ वाटर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये सारे चीज जो है हमें जो ये बताते हैं कि हम लोग किस तरह से जो है इसको फैक्टर में वो डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके यूज के बारे में, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि अब जो है हम लोग देखेंगे कि लैंड का जो यूज है वह भी किस रूप में करना चाहिए, क्या उसका प्लानिंग होना चाहिए, किस पे वो डिपेंडेंट होता है। ये कुछ पॉइंट्स बुक्स में दिए हुए उसको हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग जो इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जैसे लैंड यूज दिया हुआ है, जैसे पहला फर्टाइल प्लेस। अब ये वैसे फर्टाइल प्लेस, अब देखिए ये क्या है। अब मान लिया जाए कि कोई ऐसा भूमि है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही उपजाऊ है और वहाँ पे हम क्या करें कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, या फिर वहाँ पे हम जो है माइनिंग का काम करने लगे, या फिर वहाँ पे हम ह्यूमन सेटलमेंट करने लगे, तो क्या वह हमारे लिए उपयुक्त हो सकता है, नहीं होगा। पंजाब हरियाणा के एरियाज देख लीजिए, आप लोगों को पता होगा कि पंजाब और हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो एग्रीकल्चर के लिए इतने ज़्यादा महत्व हैं कि वो पूरे कंट्री के जो हमारे खाद्य समस्या है उसको वह दूर कर देते हैं, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जो उसी के लिए बनाया गया, यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें लैंड यूज का प्लानिंग करना भी जरूरी है कि कौन कौन सा एरियाज हमको किस रूप में प्रयोग उसका हम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं ह्यूमन रिक्वायरमेंट। अब ह्यूमन सेटलमेंट हम वहीं पर करेंगे जहाँ पे हमारे लिए ह्यूमन रिक्वायरमेंट हो।
अब जैसे मान लिया जाए कोई ऐसा बस्ती जहाँ बहुत ज्यादा वुमेन रहता है, और उसके बाद बगल में हम लोग क्या सेटलमेंट करेंगे, मेडिकल हो गया, स्कूल्स हो गए, और भी जो छोटे मोटे मार्केट हो गए, शॉप हो गए, मॉल्स हो गए, ये सब क्या होगा, वुमेन रिक्वायरमेंट हो गया। तो अगर हम उस लैंड पे उसका प्रयोग करें तो हो सकता है कि वो ज्यादा हमारे लिए जो है डेवलपमेंट का काम जो है वह कर सकता है। तो ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि लैंड अवेलेबल फॉर वेरियस यूजेज, और बहुत सारी यूजेज है जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे लिए यूजेज में कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड हो गया, रेलवे हो गया, फास्टर्स एरियाज हो गए। तो ये बहुत सारे लैंड ऐसे होते हैं जिनका बहुत प्रकार का यूज होता है। तो उस यूज के हिसाब से जो है हम लोग लैंड का प्रयोग जो है वो करना चाहिए, जिसमें हम लोग पास्चर लैंड, आप समझ सकते हैं पास्चर लैंड क्या होता है कि एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इसमें नहीं आएगा। वैसे लैंड जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं किया जाता, वो भूमि सिर्फ पास्चर के लिए ही छोड़ा गया है। यानी कि पास्चर मतलब क्या होता है, चारा। चारा मीन्स क्या हुआ कि जो पशुओं को खिलाने में कार्य आता है, तो उनको छोड़ा गया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि कुछ जैसे कि अगर डिस्कवरी चैनल देखते होंगे या ज्योग्राफिकल चैनल देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि बहुत सारा हिस्सा जो है वो पास्चर के रूप में दक्षिण अफ्रीका में हो गया, अफ्रीकन कंट्री में हो गया, वहाँ पे जो है वह एरिया जो है वो छोड़ा हुआ रहता। तो वो एरिया जो होता है वो क्या होता है, वो एग्रीकल्चर के नहीं होता, वो ओनली फॉर पास्चर लैंड के रूप में जाने जाते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, अब इकोनॉमिक फैक्टर आप समझ सकते हैं कि वैसे लैंड का यूज जिससे हमें इकोनॉमिकल गेन होता हो, यानी कि हम कोई इंडस्ट्रीज कर रहे हैं या माइनिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी कर रहे हैं, तो वह इकोनॉमिकल लेवल पे हो रहा हो, तो वह लैंड जिस रूप में यूज करते हैं इकोनॉमिक के लिए, वो क्या होगा, इकोनॉमिक का जो है फैक्टर के रूप में हो गया। एबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये डिपेंड करता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज के एबिलिटी क्या है। अब सपोज कीजिए कि जापान एक ऐसा कंट्री है, वह सोचने लगे कि हम अपने एरिया में जो है बहुत बड़ा जो है एक माइनिंग का काम करेंगे। अब उसके पास ह्यूमन डेवलपमेंट जो हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो रहा है, और वो माइनिंग के रूप में काम करने लगे, तो उसका कंट्री का जो डेवलपमेंट सही रूप में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज जो है बहुत ही हाई स्किल्ड के हैं। तो वैसी स्थिति में वो क्या करता है, आपको जापान के बारे में पता होगा कि वह जो आज एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में बना हुआ है ड्यू टू ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर वो बना हुआ है। अब देखिए वो क्या करता है, दूसरे जगहों से जो है रॉ मटेरियल ले लेता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, और अपने ही देश में अगर हम रॉ मटेरियल के चक्कर में लगेंगे तो फिर हमारा जो मेन रिसोर्सेज है वह जो है डिक्लाइन होने लगेगा। तो इस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज पे भी जो है लैंड का यूज जो है वो डिपेंड होता है कि इस लैंड का प्रयोग हम किस रूप में जो है वह कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स। अगर हमारे यहाँ जैसे जापान के सीधे उल्टा में आ जाइए, जैसे कि हमारा चाइना कंट्री हो गया, अमेरिका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, वहाँ पे मिनरल्स का जो है भंडार है, और ऐसी स्थिति में वह अभी कंट्री जो डेवलप हो रहा है तो वो मिनरल के ही ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो ये वर्ल्ड वाइज दिया हुआ यहाँ पे फैक्टर्स है, यानी कि किस प्रकार के लैंड का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अगर लैंड में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बिल्कुल कीजिएगा, निश्चित कीजिएगा। फिलहाल के लिए स्टे एट होम, बी सेफ्टी, थैंक यू।